हेलो एवरीवन, टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर सी टेट की जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 6 to 8 का है, सेकंड पेपर है ये सी टेट का 2021 का। ये पेपर हमारा कब हुआ था? 20 दिसंबर को हुआ था, जो कि 2021 का हुआ था। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको जैसे पता ही होगा कि 30 नंबर की क्या आती है, सीडीपी आती है। तो हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। पहला क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? पूछा क्या गया है? विकासात्मक बदलाव। ठीक है। जीन पियाजे का आपको याद होगा कि संज्ञानात्मक ये इनका सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। तो विकासात्मक बदलाव की बात कही गई है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण। और कौन सा नहीं है? समावेशन नहीं है, समायोजन नहीं। समावेशन एवं समायोजन नहीं है, परिपक्वता एवं अनुभव भी नहीं है, सामाजिक संप्रेक्षण एवं परिपक्वता भी नहीं है क्या? क्योंकि जो एज डिवाइडेशन था वो पियाजे का था, जो 0 से 2 ईयर, 2 से 7 ईयर, 7 to 11 या 12 ईयर, फिर 11 या 12 ईयर से लेकर 18 ईयर तक। ये किसका था? जीन पियाजे का था। तो ये अनुभव से, जो बच्चे बड़े होते हैं तो अनुभव से सीखते जाते हैं एज वाइज, तो अनुभव हो गया वहाँ से। और सामाजिक संप्रेक्षण, जब एज वाइज हम समाज के साथ अपना जो सोशियो बना रहे हैं, वो जो एडजस्टमेंट हमारा हो रहा है समाज के साथ, उससे वो सीख रहा है। तो विकासात्मक बदलाव का पहला ऑप्शन इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। ये बी, सी और डी, समावेशन समायोजन, सिर्फ इससे नहीं विकासात्मक बदलाव आता है, सिर्फ परिपक्वता से या अनुभव से नहीं होता। अनुभव तो सही है, लेकिन सिर्फ परिपक्वता से नहीं हो रहा है। यहाँ पर सामाजिक संप्रेक्षण और परिपक्वता की बात कर दी गई है, यानी कि अनुभव को इग्नोर कर दिया गया है। आप इसमें ए और सी में तो देख सकते थे, थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे। बी और डी तो बिल्कुल ही कट जा रहा था, लेकिन सही ऑप्शन इसका क्या है? अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण। यहाँ पर हम कम ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और ये क्वेश्चन रटे रटाए नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आए हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं की बात कही गई, नहीं दिया जा सकता। पहला क्वेश्चन है अभिसारी सोच, दूसरा है अस्पष्टता को स्वीकार कर मूलभूत विचार और सोच में लचीलापन। इसमें से अभिसारी सोच भी हो सकता है, बढ़ सकती है, इससे मूलभूत से विचार लिया ही जाएगा, सोच में लचीलापन रखना होगा। लेकिन सृजनात्मक सोच को क्वेश्चन है, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो यदि आप अस्पष्टता को स्वीकार कर लेंगे, मान लीजिए हम अस्पष्टता को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये हमारी सृजनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देगा। यदि हम अस्पष्टता, जो चीज़ क्लियर ही नहीं है, यदि हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो क्या वो हमारी जो सृजनात्मक सोच है, कोई हमारे दिमाग का क्रिएशन है, तो क्या वो उसको बढ़ावा देगा? कभी बढ़ावा नहीं देगा, जबकि चीज़ें ही स्पष्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है, सृजनात्मक चिंतन का आधार नवीन विचारों एवं उपयोगी वस्तुओं का सृजन करना है। इसके संबंध भौतिक जगत से होता है। इसमें विचार किसी भी प्रकार का उपयोग कर भौतिक जगत की सुख एवं सुविधा के लिए करता है। यानी कि कुल मिला जुला कर यही है कि अस्पष्टता को स्वीकार कर वो किसी भी प्रकार के सृजनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अब हम तीसरा क्वेश्चन को लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है,
निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः है। निर्माणात्मक आकलन जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसका प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र, बस इसलिए हम खाली किसी चीज़ का असेसमेंट करने का निर्णय लेते हैं, हमें ये तो है नहीं, सिर्फ इसलिए असेसमेंट करने का होगा कि शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी है विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए। और सी है अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। इसका राइट आंसर क्या है, बी है कि निर्माणात्मक जो आकलन है उसका प्रयोग विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और चौथा क्वेश्चन डिस्कस करना है हमको। जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी एक बार हमको देख लेते हैं। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक आकलन का मतलब है प्रत्येक छात्र से विविध प्रकार की गतिविधियों से जानकारी एकत्र करना जो उनके सीखने और प्रगति का आकलन करने में आपकी मदद करती है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है विकासात्मक प्रक्रिया में असंतात्य के क्या मायने हैं। जो विकासात्मक जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें असंतात्य के क्या मायने हैं। पहला देखिए विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, सिर्फ यही है। दूसरा विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद। तीसरा है विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट। और जो चौथा ऑप्शन है वह है विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। तो असंतात्य का मतलब यही है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान जो उभरने वाले जो नए तरीके हैं जो कि आपको विकास की प्रक्रिया के दौरान मिले हैं जो संसार को समझने में आपकी मदद करेंगे, वही है असंतात्य का मतलब। इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक छोटे बालक को यदि एक नई वस्तु दी जाए जो उसने कभी नहीं देखी है किंतु जो जानी पहचानी वस्तु से मिलती जुलती है तो वह उस स्कीम्स को जो उसने पहले ही विकसित की है जैसे पटकना, काटना आदि इत्यादि के प्रयोग से जो उसने सीखा है उस तरीके में से ही वह उस चीज़ को खोजने की कोशिश करेगा। समझने में जो मदद करता है, नई चीज़ों को जो जानने में मदद करता है, जो हमारे अंदर का पूर्व ज्ञान है, जो स्कीमा है हमारा, उसी को कहते हैं असंतात्य के क्या मायने हैं। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके तो संसार को समझने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे यदि मेरे पास है नहीं, इंग्लिश का भी पेपर रहता है तो कुछ वर्ड जो होते हैं वो इंग्लिश के मिल जाते हैं तो अच्छा रहता है। यहाँ पे आप नोट समझ लीजिएगा असंतात्य का क्या तात्पर्य है। आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखेंगे। वांछित एवं जो वंचित हैं एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो वंचित बच्चे हैं या पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा में निम्न में से किस जो क्रिया है उसका नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। पहला है पूर्वाग्रहों का, दूसरा है ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं को समझने के अभाव का, तीसरा है अवरोही पाठचर्या का, चौथा है स्थानीय सांस्कृतिक एवं भाषा पर आधारित पाठचर्या का। आंसर दिया है 1, 2, 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो है उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो कि पूर्वाग्रह, पहले से ही हम कोई चीज़ बना के बैठे हैं तो हमारे सामने कोई भी चीज़ आएगी तो हमें वो कम दिखाई देगी जो हमने पहले से सोच के बना के बैठा हुआ है, तो इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। दूसरा है ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, और तीसरा है अवरोही पाठचर्या का। तो ये तीनों का ही असर उस विद्यार्थी पर पड़ेगा, वंचित एवं पिछड़े वर्गों का, और किसका नहीं पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जो स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठचर्या है। यानी ये ऊपर के तीनों को आएंगे इसके आंसर में 1, 2, 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर आप 6 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ, जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहा जाता है, का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं। तो क्या मुख्य सरोकार हैं बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन जो करने के लिए? क्या मुख्य सरोकार है? पहला है प्राप्तांक की अस्थिरता। क्यों किया जाता है? प्राप्तांक की अस्थिरता होगा। दूसरा है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। यदि हम परीक्षा नहीं लेंगे और परीक्षा में पहले ही कोई सांस्कृतिक अपना पूर्वाग्रह बना लेंगे छात्र, ऐसा है, तो इसलिए भी किया जाता है क्योंकि बच्चों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, तो ये नहीं है। और बच्चों को नामांकित करना, यानी कि ऑप्शन हो गया पहला, दूसरा और चौथा। प्राप्तांक की स्थिरता के लिए परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, और चौथा है बच्चों को नामांकित करना। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार बालक को केंद्र मानकर शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए बालक की बुद्धि और योग्यता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से बुद्धि परीक्षाएं शिक्षा की महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट का इस्तेमाल करने के लिए प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा का उत्पादन केंद्रित होना और बच्चों को नामांकित करना आदि है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से किस से एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है? एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप किसकी पुष्टि होती है? और ऑप्शन देखेंगे। पहला है संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद रखना। सिर्फ संरचनात्मक समझ खाली इसलिए करनी चाहिए कि स्पष्ट रूप से याद हो सके, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है सीखी हुई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना, ये सही है। तीसरा है सही जानकारी लिखना, सिर्फ इसके लिए नहीं संरचनात्मक समझ विकसित करना है। दी गई जानकारी को सही रूप से दोहराना, इसके लिए भी नहीं। संरचनात्मक समझ हम लोग इसलिए कोई भी चीज़ सीखते हैं क्योंकि आने वाली कोई भी चीज़ इसीलिए सीखा जाता है कि जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति में उसको लागू किया जा सके। ये है संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि इन बातों से होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह दिया है। एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, जो स्टेटमेंट है विकास, एक बात हो गई विकास एवं अधिगम के बारे में, यानी विकास के बारे में और अधिगम, डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। मतलब कथन दिया गया है, उसमें से कौन सा कथन डेवलपमेंट, विकास और लर्निंग, अधिगम के बारे में सही कथन करता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है इसका, देखिए अब ऑप्शन है दोनों का संबंध, यहाँ पे दिया है दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, और दूसरा है सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। तीसरा है विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। दोनों का संबंध अलग है, निश्चल है। तो दोनों का संबंध कैसा है? विकास और अधिगम का संबंध अनुक्रमिक है। ऐसा नहीं, यदि विकास हुआ है, इस बात को समझिएगा कि यदि विकास हुआ है तो इसका मतलब लर्निंग हुई है। बिना लर्निंग के विकास कैसे होगा? तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया। दोनों का संबंध, विकास और अधिगम का संबंध कैसा है? विकास अधिगम का संबंध अनुक्रमिक है, और कोई ऑप्शन होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन कम ही सॉल्व कीजिए। हम नहीं कहेंगे कि पूरा प्रीवियस ईयर आप कर पाएँ तो कर पाएँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए उसको एक कॉन्सेप्ट बेस बना के कीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले चलते हैं।
क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन आंसर नंबर डी, समानुभूति और नियंत्रण एवं अनुशासन। जबकि क्या क्या नहीं अपनाना चाहिए एक बार वो भी देख लेते हैं। समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का नहीं, ये ऑप्शन गलत है। समानुभूति, नियंत्रण एवं परवाह, ये भी गलत है। समानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण, ये भी गलत है। सही ऑप्शन है हमारा डी, समानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, लाइफ टाइम चलती है। इन संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका बी, आनुवंशिकता की है। विशिष्ट प्रभाव एवं क्षेत्रीय बुद्धि, वातावरण एवं अनुभव, प्रतीकात्मक बुद्धि। इसका सही आंसर है बी, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया क्या है, जीवन भर चलती है। किंतु जन सामान्य में यह धारणा प्रचलित है कि मानव विकास को निर्धारित करने में वंशानुक्रम का विशेष हाथ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए जो सीखने वाला अधिगमकर्ता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो उसे कुछ प्रोत्साहन देकर तभी प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर सी, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं। कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं। पढ़ते हैं हम इसको। इसमें कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, तो विभेदीकरण करना हानिकारक प्रभाव पैदा करेगा। ये एक ऑप्शन ये सही है। दूसरा है, इसमें विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनमें संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। यानी दबाव बढ़ाना भी, ये भी एक गलत बात है, तो ये भी आंसर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इसमें कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है, तो ये नहीं है। और इसमें विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार करता है। यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं है, तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका 1 और 2 हो जाएगा, और ये आ गया डी नंबर पे, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इनकी बात कर रहे हैं, लेव वाइगोत्स्की की, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सांस्कृतिक सूचक। सांस्कृतिक औजार का कोई मतलब नहीं है, सांस्कृतिक ढंग और प्रकार का भी कोई मतलब नहीं, सांस्कृतिक व्युत्पन्न का भी कोई मतलब नहीं है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से सांस्कृतिक सूचक की मध्यस्थता जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। जो गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। यहाँ नहीं पूछा गया है। इसका एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। यदि हम किसी की अक्षमता के प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो वो उसके लिए सहायक नहीं होगा, उसको पीछे ले जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 15 है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। बहु
सांस्कृतिक मतलब बहुत तरह की सांस्कृतिक शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, यानी कि आपकी संस्कृति कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा दी जाएगी वो समानांतर शिक्षाएं दी प्रदान की जाएंगी। जबकि कौन कौन सा नहीं है उसको भी एक बार देख लेते हैं। अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात, असमानता पैदा करेगा। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा, ये भी गलत है। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना, ये भी अर्थहीन है। तो सही आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन बी ऑप्शन, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा प्रदान करना। अब ये हमारा वीडियो लंबा हो रहा है और 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देख लिया। 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन आपको पैटर्न अच्छा लगा हो वीडियो का और आपको इससे कुछ भी समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।